चलिए देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि आज कक्षा 10 मैथ का पेपर हो चुका है फर्स्ट मीटिंग में। और देखिए जिसमें आज जो हमारे पास पेपर है आ गया है वो 822 IB। देखिए जो पेपर होते हैं वो कई अलग अलग कोड के होते हैं, तो अलग अलग कोड होने की वजह से हो सकता है क्वेश्चंस कुछ मैच भी हो जाएं, लेकिन जो हमारे पास पेपर है आप लोगों को दिखा दें 822 IB कोड का है। तो इसे आज हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए 822 IB कोड में लिख देता हूं, 822 I और B। देखिए इस कोड का पेपर जो आप लोगों को मैं हल करवाने जा रहा हूं वो है, अगर आप लोगों ने आज का पेपर दिया है और आपका कोड 822 IB है तो आप लोग मैच करिएगा अपने फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसके 22-20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से उनको हल किया गया है और क्या उनके जवाब हैं, कौन सा विकल्प सही है। और आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोगों के उसमें से कितने सही हैं। देखिए मैं पेपर के बारे में बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया है, हिंदी का जो पेपर आया था हमारा उसमें मैंने बताया था कि जो ये पेपर होता है उसका टाइम जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है और प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्नों को पढ़ने के लिए, पेपर को समझने के लिए होते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए करना भी है इसमें। इस प्रश्न पत्र के आ और बाद 2 खंड हैं। खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिन्हें OMR, देखिए आप लोगों को बता दें पहले भी बताया जा चुका है, OMR पर 1 से 20 प्रश्नों का जवाब देना होता है और उसको भरने के लिए OMR को आप लोग काले या नीले पेन का यूज करते ही हैं। और खंड बा जो होता है ये 50 अंकों का होता है जिसे आप लोगों को एक कॉपी दी जाती है, कॉपी पे उसे हल करना होता है, वो भी रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, तो आप लोग 20 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने OMR पे हल किए हैं उनके सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। और देखिए उसमें आप लोगों को भरने के बारे में आपके स्कूलों में हर जगह पे बताया गया होगा किस तरीके से भरा जाता है, मैंने भी पहले इसके बारे में बात की है तो पिछले वीडियो में। तो आज हम देखेंगे 822 IB बहुविकल्पीय प्रश्नों के पहले प्रश्न को। लिखा है 65 और देखिए क्वेश्चन है, यदि कह रहा है 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 65 और 117। देखिए कह रहा है 65 और 117 का HCF निकाला गया और उसमें क्या किया गया 65P बराबर 65P - 117 के रूप में कह रहा है इसको व्यक्त करना है। तो आप लोगों को क्या करना है था, सबसे पहले 65 और 117 का हम HCF निकालेंगे। तो HCF कितना हो जाएगा 13, 13 पच्चे 65 और 13 नामा 117। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोनों का HCF निकाल लेते हैं और HCF जो होता है उसके रूप में लिखना था बराबर कितना हो जाएगा 13, जो HCF आएगा उसी को बराबर में रख देंगे। तो 65P बराबर हो जाएगा 13 माइनस के 117 हो गए प्लस के 117, तो ये हो जाएगा 65P बराबर 13 और 17 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 130। 65 एक कम 65 दूना 130, P का मान कितना आ गया 2। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लिखा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। पहला है ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर 3 पे है 3 और ऑप्शन नंबर 4 पे 4 है, यानी कि A में 1 है, B में 2 है, C में 3 एंड D में 4। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा B। तो जिन बच्चों ने ये कोड हमारा 822 IB में आप लोगों का जो ये प्रश्न आया है उसमें अगर आप लोगों ने B पार्ट को टिक किया है या आपने OMR पे भरा है B पार्ट को तो बिल्कुल ही आप लोगों का सही होगा और आप लोगों को 1 नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 2 10 45। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 10 45। देखिए बटे में है 1 + 10 स्क्वायर 45। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों ने पेपर को दिया है और नहीं भी दिया है तब भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे अगर आप लोग पेपर देने वाले हैं अगले वर्ष तो तभी आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो देखिए 10 45 आप लोगों को बता दें जो 10 45 उसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1 बटा देखिए 1 + 10 स्क्वायर 45, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 1 कम 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 1 1 कितना हो जाता है 2, तो 2 बटे 2 कितना हो जाएगा 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर A में है -1, B में है 0, C में 1 और D में है 2। तो देखिए A का ऑप्शन है -1, B में 0 है, C में 1 है और D में 2 है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर जो इसका C वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में जो C पार्ट है वो बिल्कुल ही सही है। आप लोगों ने अगर सेकंड पार्ट इसमें देखिए C पार्ट को अगर किया है तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3
लिखा है 15, 18 और 24 का लासापा, 15, 18 और 24 का लासापा। देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है, ये आप लोगों को कक्षा 4 से सिखाया जा रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत ही काफी पहले से आप इसको सीखते चले आ रहे हैं, तो इसमें बहुत कोई बड़ा काम नहीं था। 15, 18 और 24, देखिए 15, 18। वैसे आप लोगों को बता दें, ये जो क्वेश्चन हल करवा रहे हैं हम, ये ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन मैथ का एक ऐसा पेपर होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखना होता है कि क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि इसमें जरा सी चीजों में गड़बड़ी हो जाती है। तो आप लोगों को हल करना चाहिए, तो उसी के बाद टिक करना चाहिए। काफी समय होता है आप लोगों को हल करने का, तो देखिए हल करके देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 15, 9 और 12, 2 से 15, 9 और 6, 2 से 15, 9 और 3, 3 से करेंगे 5, 3 और 1, फिर 3 से 5, 1 और 1, तो हो गया। देखिए तो 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24 या 72 पंजे 360, तो 15, 18 और 24 का जो लासापा होगा वो कितना हो जाएगा? 360। देखिए जो ऑप्शन है आप लोगों के बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पे है 90, बी पे है 120, सी पे है 240 और डी पे है 360। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी जो है 360 वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 148/185 का सरलतम रूप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 148/185 देखिए का सरलतम रूप पूछ रहा है आपसे। सरलतम रूप में क्या होता है, जो दी गई भिन्न है उसको हम हल कर लेते हैं। हल करने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो सरलतम रूप में आने के बाद उसका मान क्या होगा। तो देखिए सरलतम रूप में इसको काटने के तरीके से सबसे पहले क्या होता है कि 2 से काट के देखते हैं, 3 से, 5 से, 7 से, इस तरीके से काटा जाता है। लेकिन कोई भी संख्या अगर हमारी कट नहीं रही तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है कि हम दी गई संख्याओं का HCF निकाल लेते हैं, यानी कि मासापा निकाल लेते हैं। और यहां से हम 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 4 गए 3, 37, 148, 4 बार जाएगा, 4 7 28, 4 12 और 2 14, कट गया। देखिए HCF आप लोगों को यहां से मिल गया कितना? 4। HCF देखिए, सॉरी ये 37 आ गया, HCF आ गया 37। अब देखिए जो HCF आ गया उसी से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। यहां पर 37 से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए ये रूल आपको कब लगाना होता है, जब कोई इस तरीके से संख्या आ जाए जो कट ना रही हो, या हमको ध्यान नहीं आ रहा कि हमें कैसे काटना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका HCF निकाल लेते हैं। ऐसा देखिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप इसको हल करिए, लेकिन अपने आंसर को बिल्कुल 100% करेक्ट करने के लिए हमें ये सब प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो देखिए यहां पर कर देंगे तो ये 4 बार जाएगा, और 5 7 35 और 5 3 15 और 3 18, 4/5 आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन पे बात आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है 4/5, बी में है 5/7, सी में 5/4 और डी में है 7/5। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा ए पार्ट होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से इसका जवाब आप लोगों को निकालने हैं और किस तरीके से आप लोगों ने निकाले हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि कितने 20 में से आप लोगों के सही हुए। कह रहा है कि 3x - y + 8, 3x - y + 8 = 0 एंड 6y - py = 16। देखिए इनके बारे में ये 2 समीकरण लिखे हुए हैं, इनके बारे में कह रहा है संपाती रेखाएं। देखिए संपाती रेखाओं में आप लोगों को बताया गया होगा, आप लोगों ने पढ़ाई भी की होगी कि आप लोगों के क्लासेस में टीचर्स ने आपको बताया होगा कि संपाती रेखाओं में क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 = क्या होता है, C1/C2। देखिए ये एक संपाती रेखाएं जब होती हैं तो इनका एक रूल होता है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा देखिए पेपर के बारे में अगर बात की जाए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन आप लोग देखिएगा अगर कोई और भी आंसर मिल जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है, तो लेकिन अगर यहाँ पर इस पार्ट की भी साथ में बात की जाए तो आंसर कुछ और आता है। तो देखिए लेकिन मैं हल करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए A1 है 3/6 हो जाएगा, बराबर B1 B2 में देखिए यहाँ पे -1 है एंड B2 में है -P। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जैसा कि कह भी रहा है कि P का मान ज्ञात करना है, तो P का मान ज्ञात करने के लिए हमको यही तरीका अपनाना होगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा P = 2। ठीक है, P का मान हमारा कितना हो गया, 2 निकल आया। अब देखते हैं ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए लिखा है -2, दूसरे में 2 है, तीसरे में 1/2 और चौथे में -1/2। तो देखिए सब सीधा सा फंडा होता है, अगर आपने क्वेश्चन को हल किया तो आप लोगों को क्वेश्चन में
कभी भी ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन, मैथ का पेपर है तो आप लोग हल जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर बी पार्ट में जो लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि पी का मान जो है वो 2 है और बी में भी आंसर 2 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर संपाती रेखाएं हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो C1/C2 भी इसके बराबर में आना चाहिए, लेकिन अगर इसको आप लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए C1/C2 में कुछ डाउट हो सकता है। तो आप लोगों ने अगर किया है तो यही सही है फिलहाल। अगर कोई और भी बदलाव होता है तो आप लोग देखिएगा, अगर क्वेश्चन में फॉल्ट होती है तो इसका नंबर बोर्ड एग्जाम से सभी को दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। कह रहा 3x + 2py बराबर 2 है और देखिए क्या लिखा है 2x + 5y + 1 बराबर क्या दिया है 0 दिया है। कह रहा द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान ज्ञात करना है। कह रहा 3x + 2py, देखिए इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, इसमें भी वही काम है। अगर परस्पर समांतर होती है तो देखिए इसका फार्मूला आप लोगों को बताया गया a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2। और देखिए ये रेखाएं जो बराबर नहीं होती किसके, C1/C2। देखिए यहां पर कुछ देर पहले मैंने जो बताया था संपाती रेखाओं के बारे में, ये समांतर रेखाओं में क्या होता है, जो तीसरे मान होते हैं C1/C2 के, वे मान इसके बराबर नहीं होते। तो इसको हल करने के लिए हम मान रखेंगे, तो देखिए रख देते हैं। तो यहां से हो जाएगा a1 का मान देखिए 3 और a2 का मान है 2, 2 रख देंगे बराबर। b1 का मान है देखिए 2p यहाँ पे, ठीक है, 2p रख देंगे और b2 का मान है 5 रख देंगे और गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4p बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15, p बराबर हो जाएगा 15/4, ठीक है। जैसा कि हमारे ऑप्शन में अगर ये नहीं आता है तो हम इसको आगे हल करते हैं, लेकिन अगर आ रहा है तो हमें आगे हल करने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ a का मान है 15/4, b में है -4/5, c में है 3/5 और d में है 5/3। तो हमारा उत्तर यहीं से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही है और पहले ही नंबर पे इसका जो 15/4 मान है वो दिया हुआ है, तो आप लोगों का ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे यदि cot थीटा बराबर 8 हो, cot थीटा कितना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कह रहा है 15 cot थीटा, 15 cot थीटा का मान देखिए 8 दिया हुआ है। अब हमको इस और पूछ रहा है साइन थीटा का मान। तो देखिए साइन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। अब देखिए 15 cot थीटा का मान 8 दिया हुआ है, इसका मतलब cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब देखिए cot थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। देखिए ये जो tan होता है, tan का उल्टा होता है क्या cot, और tan का क्या होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब cot का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब, आधार हमारा कितना हो जाएगा 8 और लंब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, साइन थीटा की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, कर्ण का मान निकाल लेते हैं। कर्ण हो जाएगा हमारा 15² + 8², तो ये हो जाएगा 225 और प्लस 8 × 8 64, तो ये हो जाएगा 5 × 9 = 6 × 2 = 8 और 289। √289 किसका मान होता है 17 का होता है। तो ठीक है, कर्ण हमारा हो गया 17। अब देखिए साइन थीटा की बात कर रहा है, साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब, देखिए लंब बटे क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा 15 और कर्ण कितना है 17, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 15/17 हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन इसके, ए का मान है 17/15 गलत है, बी का मान 15/8 ये भी गलत है, सी का मान है 8/17 ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बचा, डी। तो डी हमारा जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप लोगों को ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फटाफट करवाए जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा इनको, और वीडियो अगर पसंद आए तो भैया लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है। कह रहा है ये त्रिभुज एबीसी में XYZ 2 समरूप त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा, यदि किसी त्रिभुज में 3 कोण दिए हों, 2 कोण दिए हों और तीसरा कोण निकालना हो, तो तीनों कोणों का योग तो 180 अंश ही होता है। तो हम क्या करेंगे, कह रहा है सी का मान निकालना है। तो सी में क्या हो जाएगा 180 - 75 + 57। अब इनको जोड़ देते हैं, 180 - 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12 13, 10 में से 2 गए 8, 17 में से 13 गए 4,
तो हम 48 अंश यानी कि कोड सी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 48 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 58, बी में है 48, सी में 45 और डी में 54। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, 48 अंश। ठीक है, अगला देखते हैं बिंदु एम। बिंदु एम दिया है -3/4। देखिए m बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए -3/4 और देखिए कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी बताना है। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए फटाफट रिवीजन में आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, फटाफट रिवीजन में, जिसमें आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। 20 क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का टाइम होना चाहिए, लेकिन आप लोग फटाफट देखेंगे तो हो सकता है इससे जल्दी भी हो जाए या 2-4-5 मिनट इससे ज्यादा भी। तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0 और जो इसमें बीच की मध्य मूल बिंदु जो होते हैं और उसके बाद बीच की जो दूरी होती है उसका सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी का आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। बीच की दूरी जब निर्देशांक दिए होते हैं, बीच की दूरी का होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर कामा प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए मान रख देते हैं, ये देखिए इसमें x1 y1 और x2 y2 मान रख दीजिए। x1 का मान है -3 और x2 का मान है 0, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 4 माइनस y2 का मान है 0, स्क्वायर लगा देंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 16। 16 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और √25 का जो मान होता है वो कितना होता है 5। देखिए आप लोगों का जो ये बीच की दूरी निकालेंगे वो मात्रक होगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी आप लोगों के क्वेश्चन में दी होती है वो लगाते हैं और नहीं दी होती तो इसमें मात्रक लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में देखिए 5 है, फिर 6 है, √49 है या फिर 1 है। तो सही जवाब हमारा है 5, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन नंबर 9 जिसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 मात्रक। ठीक है, अगला देखिए कह रहे बिंदुओं -2,6। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहे बिंदुओं -2,6 देख लेते हैं। अगला -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो इसका भी देखिए मैथ जो होती है वो फार्मूले बेस पे होती है। मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, भले ही क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव हो लेकिन आप लोग इनको अच्छे से समझिएगा। सूत्र होता है x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी आप लोग निकालेंगे तो फार्मूला आप लोगों को यही बताया गया है। आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए और भी अच्छी बात होगी, अगले आने वाले पेपरों में आप लोग इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो x1 देखिए x1 y1 x2 और y2। तो x1 का मान है हमारे पास -2 प्लस x2 का मान भी -2 है, तो यहाँ पर -2 लगाएंगे, /2 हो जाएगा कामा y1 का मान है 6 और y2 का मान है 10/2। तो ये हो जाएगा -2 - 4/2 कामा 10 6 16/2, काट दीजिए 2 और 2 8 16। तो ये हो जाएगा -2,8। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। अब हम चेक कर लेते हैं इनके ऑप्शंस। ए में देखिए लिखा है -2,8, बी में है -2,5, सी में है -2,3 और डी में है 0,2। तो हमारा देखिए जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए को चूज किया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोगों के 10 क्वेश्चंस हमने करवा दिए। अब शुरू करते हैं। देखिए अगला सवाल, 11वां सवाल आप लोगों को दिया गया है। देखिए पेपर में सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे, बस उनको समझने की जरूरत थी। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में कह रहा है एडी लंब बीसी हो तो एडी स्क्वायर बराबर होगा। देखिए एक कह रहा है कि एक किसी समबाहु त्रिभुज में, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है और यहां से कह रहा है ए बी और सी, यहां से एक लंब डाला गया है, यहां से एक लंब डाला गया और कह रहा है कि एडी, जो एडी स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए आप लोगों को पता है जब कोई समबाहु त्रिभुज में हम शीर्ष बिंदु से लंब डालते हैं तो वो क्या करता है, भुजा को अर्धक कर देता है। ठीक है, तो इसके बेस पर अगर देखा जाएगा तो कह रहा है एडी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3CD स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है और ये ऑप्शन नंबर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 11वें के डी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 11वें का जो क्वेश्चन नंबर 11वां है उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
कह रहे त्रिभुज एबीसी की शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5। देखिए एक त्रिभुज आप लोगों को बताया गया है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5 हैं, यानी कि ए का मान जो है वो 7,5 है, बी का मान है 5,7, सी का है -3,3। ठीक है, तो कह रहा है यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है, देखिए कह रहा है डी है, तो कह रहा है डी एडी की माप निकालनी है, तुमको इस दूरी को निकालना है। इस दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डी बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे। तो क्या करेंगे, डी बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए डी बिंदु को निर्देशांक निकालने के लिए हमें जो शीर्ष यूज करने हैं वो बी और सी को यूज करना है। तो ये हो जाएगा x1 + x2 बटे 2। देखिए मैंने अभी सूत्र बताया इसके जस्ट पहले, x1 + x2 बटे 2, 5 - 3, 5 - 3 बटे 2, कामा हो जाएगा 7 + 3 बटे 2। तो 5 में से 3 गया 2, 2 बटे 2, कामा हो जाएगा 10 बटे 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 1,5। जो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आप लोगों के वो कौन हो जाएंगे, 1,5 हो जाएगा। अब देखिए, अब जब यहां पर आप लोगों को डी बिंदु के निर्देशांक जो मिल गए, अब यहां से हमें क्या करना है, एडी के बीच की दूरी निकालनी है। तो एडी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने के लिए √x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास है 7 में से 1 निकालेंगे, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर और 5 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। और 36 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 मात्रक। ठीक है, तो देखिए आंसर आ गया हमारा। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। पहले में देखिए लिखा है ऑप्शन नंबर ए में 4 मात्रक, बी में है 5 मात्रक, सी में 6 मात्रक और डी में 7 मात्रक। तो ऑप्शन नंबर जो 11वें में है, 12वें में, वो हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 12वें में हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट, 6 मात्रक। ठीक है, तो सी अगर आप लोगों ने चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। अगला देखते हैं, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट रिवीजन, फटाफट सॉल्यूशन। देखिए आप लोग फटाफट सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है और कह रहा है कि तो बताइए थीटा का मान कितना होगा। देखिए यहां पर सेक थीटा की बात अगर की जाए तो इसमें होता है सेक 60 का मान। कितना होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, तो 2 की जगह पे हम सेक 60 रख देंगे, सेक से कट जाएगा और थीटा का मान हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो देखिए देख लेते हैं थीटा का मान 60 अंश किस में आया है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में है 90 अंश, बी में है 60 अंश, सी में 45 अंश और डी में 30 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 13वें में हमारा ऑप्शन जो कौन सा सही है, बी। 13वें का बी सही हो जाएगा, 60 अंश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। करेक्ट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोगों को सर्वसंख्या पढ़ाई गई होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में है सेक स्क्वायर थीटा, बी में टेन स्क्वायर थीटा, सी में कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी में साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पे आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बेलन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल। देखिए आप लोगों को कक्षा 8 में भी पढ़ाया गया होगा इस तरीके का क्वेश्चन। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर का मान आप लोगों का दिया हुआ है 9 पाई। अब यहां से क्या होगा, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 9, आर बराबर हो गया √9 बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए में है 3 सेंटीमीटर, बी में 6 सेंटीमीटर, सी में 2 सेंटीमीटर, डी में 4 सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का
ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की कह रहा है एक वृत्त है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर का है, व्यास है 4 सेंटीमीटर और उसके अंतर कह रहा है एक वर्ग बनाया गया है इस तरीके से। कह रहा है अब देखिए वर्ग बनाया गया, जब हम वर्ग बनाएंगे और इसके विकर्ण खींचेंगे तो वो क्या होंगे, केंद्र बिंदु से होकर जाएंगे, और केंद्र बिंदु से होकर जाएंगे, सेंटर से होकर जाएंगे, तो ये इसके विकर्ण जो होंगे बन जाएंगे, विकर्ण आपस में बराबर होते वर्ग के। तो कह रहा है बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप लोगों ने वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, आप लोगों को बताया गया होगा। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे AC इंटू BD। अब यहां पे आप लोग हल कर लीजिए। तो देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, तो 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 8 गुणे 8, तो 2 1 कम 2 2 चक्कू 8, 8 चक्कू 32 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोगों का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं ऑप्शन। पहले में है 64 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे में 32 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरे में 128 सेंटीमीटर और चौथे में हो जाएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा जो सही उत्तर है वो 32 वर्ग सेंटीमीटर जो कि आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बी बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए लिखा हुआ है वर्ग अंतराल लिखे हुए हैं। वर्ग अंतराल देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं। वर्ग अंतराल पूछ रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्य क्या होगा। तो देखिए 3 5 वर्ग अंतराल में 3 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। 4 बारंबारता आप लोगों की, बारंबारता ये है 4 2 1 और 3, योग कर देंगे 10 आएगा। यहां से हमको निकालना होता है मध्यमान। कभी इस तरीके के सवाल लगाते हैं तो मध्यमान निकालते हैं और सिग्मा f इंटू एक्स निकालते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल का जो मध्यमान होता है वो वर्ग अंतराल से 5 3 8, 8 के आधे हो गए 4, 7 5 12 के आधे 6, 9 7 16 के 8 और 11 9 20 के 10। अब गुणा कर देते हैं, 4 चक्कू 16, 6 दूनी 12, 8 1 कम 8, 10 3 30। इनको योग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 2 8 8 16, 4 1 5 और 1 6 66। देखिए कोई भी बोर्ड एग्जाम होता है, कोई भी नंबर यूं ही ऐसे नहीं मिल जाता सभी को, उसके लिए मेहनत करनी होती, प्रयास करना होता, परिश्रम करना होता, तब जाकर के कहीं नंबर मिलते हैं और तब जाकर कहीं पोजीशन बनती है। जिले में टॉप आना, फर्स्ट आना, ये सब ऐसे नहीं हो जाता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग देखिए माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा fx इंटू सिग्मा n होता है। ठीक है, n ये होता है और fx ये होता है, तो ये हो जाएगा 66/10 बराबर हो जाएगा 6.6। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। और आप चेक करते हैं ऑप्शन। तो पहले में देखिए लिखा हुआ है 6, बी में है 6.2, सी में 6.6 और डी में 6.8। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो किस ऑप्शन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन 6.6 दर्शा रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 में 6.6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 18 में। करे एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए कितनी बार आप लोगों को प्रायिकता संभावित परिणाम के बारे में बताया गया होगा। प्रायिकता क्या होती है, तो जो संभावित परिणाम होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं और कुल परिणाम नीचे। तो संभावित परिणाम देखिए कह रहा है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, 2 3 और 5। देखिए कुल नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे कुल परिणाम हैं, ये संभावित परिणाम है जिनकी हमको अभाज्य संख्याएं प्राप्त करनी है। यानी कि 3 हमें परिणाम प्राप्त होंगे और हमारे पास टोटल परिणाम 6 होंगे। प्रायिकता में 3/6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 1/2। देखिए ये प्रायिकता है हमारे दिए गए क्वेश्चन में। और ऑप्शन में देखिए कौन है, पहले में है 1, दूसरे में 1/2, तीसरे में 2/3 और चौथे में 1/3 और तीसरे में है 2/3। तो ऑप्शन देखिए हमारा जो 1/2 है वो कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा आ रहा है, बी पार्ट में। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रायिकता जो होगी वो 1/2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए। यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5, मध्यिका 21 हो तो बहुलक क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए, बहुलक निकालना है। बहुलक देखिए अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप लोगों को बहुलक का सूत्र बताया गया होगा। बहुलक का सूत्र क्या होता है, 3 गुणे माध्य, 3 गुणे मध्यिका। देखिए 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे क्या होता है, माध्य होता है। 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो देखिए माध्यिका इसमें दी हुई है 21 और माइनस 2 गुणे माध्य दिया हुआ है 20.5। तो 21 63 माइनस 20 दूना 40 और 41, घटा दीजिए, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 4 गए 2। ठीक है 22 आ गया।
अब चेक कर लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन 19 था, इसका जो बहुलक होगा वो 22 आएगा। ऑप्शन देखिए, पहले में 20.5, दूसरे में 21, तीसरे में 21.5 और चौथे में 22, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो हमारे सही उत्तर को बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, यानी कि 22। ठीक है, तो 19 नंबर में आप लोगों का 22 बिल्कुल सही होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन, जो हमारा पार्ट 1 है मैथ का, आज के 822 IB कोड का जो सबसे आखिरी क्वेश्चन पार्ट 1 का, उस पर बात करेंगे हम। करें निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आप लोगों को प्रायिकता पढ़ाई गई होगी और बताया गया होगा, प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, प्रायिकता 1 से हमेशा कम होती है। तो देखिए, पहला पार्ट है 4/3, दूसरा है 2/3, तीसरा है 1 और चौथा है 3/5। तो देखिए, हमने बताया कि जो प्रायिकता होती है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। ये 1 हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। और 4/3 जो है वो 1 से ज्यादा है, इसलिए 4/3 बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसकी जो प्रायिकता है वो एक पार्ट में नहीं होगी, इसलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को का जो 822 IB पेपर है फर्स्ट पार्ट, वो सोल्यूशन उसका हो चुका है। और आप लोगों ने देखा किस तरीके से फटाफट रिवीजन में आप लोगों को सारे प्रश्नों के जवाब विद सोल्यूशन बताए गए, आप लोगों को पूरा हल करके बताया गया तथ्य के साथ। आप इसे झुठला नहीं सकते, बदल नहीं सकते और गलत साबित नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग इसको मैच करिएगा और देखिएगा आप लोगों के 20 क्वेश्चंस में कितने सही हैं। और आप लोगों ने अगर पेपर दिया है तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आज के वीडियो में इतना सा ही। अगला पेपर आप लोगों का जो भी होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले आने वाले पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार।